देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है ना। तो सबसे पहली बात है कि परिमेय संख्या होने के लिए आपको पूर्ण वर्ग संख्या की आवश्यकता होती है। क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या ये पहले भी हम लोग सीख चुके हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25। तो ये जो है ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग है ना संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है आपका। तो देखिए 1 से 4 के बीच में आपका 2 छूट गया, फिर 3 छूट गया है ना, तो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 4 से 9 के बीच में 5, 6, 7, 8 है ना, ये सब जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9 के बाद देखिए 10, 11, 12, 13, 14, इसके बाद 15, ये सभी क्या नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर यह संख्या रूट के अंदर में रहेगा, जैसे 5 अगर रूट के अंदर में रहेगा तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, या रूट के अंदर में आपका 14 रहेगा तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है। तो जो रूट से बाहर नहीं आ सकता है वो अपरिमेय संख्या होगा, और जो पूर्ण वर्ग संख्या है वह कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है √5 दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये कैसा संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए ये कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बी नंबर ऑप्शन में देखिए क्या आपका दिया हुआ है 2√3 दिया हुआ है, तो 3 भी कैसा है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यह भी ऑप्शन आपका जो होगा कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में देखेंगे 4 - √अंडर कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ देखिए 5 जो है रूट के अंदर में दिया है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यह भी जो है आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। डी में देखेंगे, डी में कह रहा है √16, तो देखिए 16 यहाँ पे आ रहा है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यही एक आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आंसर कौन सा, डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 52 क्या कह रहा है, 52 में कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो यह जो है विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम सीखते हैं, है ना, फिर जो है आपको हम बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला जो काम है 0 से 50 तक के बीच में कह रहा है, तो देखिए 0, इसके बाद क्या आएगा 1, 2, 3 है ना, लेकिन आपको कह क्या रहा है, यहाँ देखिए .0 से कितना तक 50 के बीच में हमसे पूछ रहा है, क्लियर। तो और 50 के बीच में कैसा संख्या पूछ रहा है, विषम है ना। तो विषम संख्या देखिए 0 तो विषम संख्या है नहीं, तो कहाँ है, पहला विषम संख्या आपका क्या हो जाएगा 1 है ना। 2 कैसा संख्या है, सम संख्या, और 1 के बाद कितना आएगा 3, और 3 के बाद आपका यहाँ पर अगर 4 लिखेंगे तो ये कैसा संख्या है, सम संख्या, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा 5। इस तरह से आगे आप बढ़ेंगे तो 50 एक कैसा संख्या है, सम संख्या है, तो 50 से नीचे क्या हो जाएगा 49 है ना। तो लास्ट वाला संख्या कितना हो गया 49, और तो प्रथम पद आपका क्या हो गया, ये है आपका प्रथम पद। तो प्रथम पद को
ये आपका प्रथम, इसको प्रथम पद मान लीजिए और इसको अंतिम पद मान लीजिए। ये आपका अंतिम पद हो गया। तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, है ना, और दूसरा को हम A2 अगर कहते हैं, है ना, और तीसरा को A3 कहते हैं। तो इस तरह से जो है इसको हम AN कह सकते हैं, है ना। चलिए इतना तक समझ गए। अब हमें क्या करना है, यह दो संख्याओं के बीच में जो है अंतर कितने का है ये हमें पता करना है ना। तो मान लिया जाए यहाँ तो आपको डायरेक्ट पता चल जा रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। उसका एक सूत्र होता है, अंतर ज्ञात करने के लिए दो, है ना, क्रमिक संख्याओं के बीच में अंतर मतलब ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसको D कहते हैं। और D बराबर होता है, D बराबर हम क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1। T2 क्या होता है इधर और T1 क्या होता है इधर, मतलब आगे से पीछे के तरफ। तो यहाँ पे D बराबर हमें ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं 5 और 3 को ले लेते हैं। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो D का मान कितना हो जाएगा 2। 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो यह भी चीज़ आपको प्राप्त हो गया। दो चीज़ हम सीख लिए यहाँ पे, है ना, D का वैल्यू अंतर। अब जो है हमें पता करना है, यह जो संख्या है सूत्र होता है ना, क्या होता है, सूत्र एक होता है, वह सूत्र है कि n बराबर, है ना, कितना इसमें बीच में है, तो n बराबर जो सूत्र होता है आपका होता है AN माइनस A और बट्टा में D और गुने प्लस का 1 इसलिए कर देते हैं कि विषम संख्या है ना। तो इतना होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जो संख्या है n का मान कितना है, तो n का मान हमें पता है क्या, n जितना, n तो संख्या है ना, तो वह तो हमें पता ही करना है। n जो है हमें क्या करना है, पता करना है, बाकी चीज हमें पता है। चलिए तो देखिए बाकी चीज n हमें पता करना है। तो a का वैल्यू कितना है, a का मान यहाँ पे 1 है प्रथम पद, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे an का वैल्यू पूछ रहा है, तो an कितना है 49, तो an का मान कितना लिखेंगे 49, और a का वैल्यू कितना है 1, और बट्टा में D का मान कितना आया है 2, तो बट्टा में हम 2 रख देंगे और प्लस का कितना करेंगे 1। अब यहाँ पे देखिए घटाएंगे, तो देखिए 49 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 होगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा 2, और प्लस का कितना हो जाएगा 1। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8। अब यहाँ जो है n संख्या का आपका मान ज्ञात करना है, तो n बराबर इतना कितना है 24 है, कितना हो जाएगा 25, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 25। तो थोड़ा सा यह क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है ना। तो इसमें हम क्या क्या सीखे हैं, कौन कौन स्टेप को फॉलो किए हैं, ये आपको चलिए बताते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया है कि इसने कहा कि 0 से 50 तक के विषम संख्याओं का आपको क्या पूछा, कितनी विषम संख्या है, यही ना आपसे पूछ रहा था। तो विषम संख्या मान लिया जाए कि वह n विषम संख्या है ना, हमको पता ही नहीं है कितना है, तो n मान लिए। तो 0 के बाद सबसे पहला विषम संख्या कौन होता है, तो 1 होता है, ठीक है। और 50 कैसा संख्या है, सम संख्या है, और सबसे तो उससे बीचे में न करना है, तो हम 1 घटा दिए तो 49 हो गया। तो अंतिम विषम संख्या हमको 49 मिल गया, और पहला विषम संख्या हमको 1 मिल गया। तो हम इसको a मान लिए, इसको an मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दो संख्याओं के बीच का अंतर सेकेंड स्टेप में क्या किए हैं, पता किए हैं। तो एक सूत्र होता है D बराबर होता है T2 माइनस T1, मतलब अगर दो संख्या को मानते हैं
तो T2 ये होगा और T1 ये होगा। तो हम यह अंतर ज्ञात कर लिए सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या किए हैं, इस एक संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है ना। तो वह सूत्र याद रहना चाहिए कि n बराबर an माइनस a बट्टा में d या प्लस का 1 होता है। तो an मतलब अंतिम पद है ना, और माइनस प्रथम पद, इसको यह भी कह सकते हैं, हिंदी में भी सूत्र लिख सकते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और बीच में बट्टा में d है, उसको लिख सकते हैं दो संख्याओं के बीच का अंतर, और प्लस का 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। शॉर्टकट में इसका नाम हम दे दिए, अरे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा में दो संख्याओं का अंतर और प्लस का 1। तो यही किए हैं, अंतिम पद का रख दिए हैं और मान रख करके जो मान आया है वही जो है विषम संख्याओं का आपका बीच में होगा। ऐसे भी इतना नहीं करना पड़ता, इतना हम इसलिए बताए हैं क्योंकि यहाँ तक 50 तक के बीच का विषम संख्या डायरेक्ट हम आंसर क्या टिक सकते थे, 25। आधा सम संख्या होता है, आधा विषम संख्या होता है। तो ये तो क्रमिक दिया हुआ था तब ना, अगर मान लिया जाए कि दुगो के बीच में और छोड़ करके दिया रहता तो यह सूत्र काम आता, अधिक संख्या दिया रहता तब यह सूत्र काम करता है ना। उस समय तब आरा टेरा दिया रहता है ना, तब पता चलता, ठीक है। इसलिए इस मेथड से ऐसे 50 तक के पूछेगा तो डायरेक्ट क्या मारेंगे, 25, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखने वाले हैं। कह रहा है क्वेश्चन 53 में कह रहा है 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताइए, है ना। तो चलिए यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है अनुपात में हमको देना है, तो किसका किसका, 5, 15 और क्या है 20 का क्या आपको पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात। तो सबसे पहले एलसीएम का और एचसीएफ हमको पता चलना चाहिए, है ना, तभी ना इसका अनुपात आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम एलसीएम के बारे में आपको बताए थे कि ऐसा संख्या है ना जो सबसे क्या हो, कट जाए, जो सबसे कट जाए, कहने का मतलब है। और एचसीएफ का मतलब काटने वाला और एलसीएम का मतलब कटने वाला। तो हम एक उदाहरण आपको दिए थे बकरी बना करके, है ना। मान लीजिए कि बकरी है, तो बकरी को आप देखिएगा, जो भी बकरी रहता है, मान लिया जाए ये बकरी हम आपको बना देते हैं, ये बकरी है ना, और ये देखिए यह कटार है ना, दबिया है काटने वाला, है ना। तो बकरी क्या होता है, कटता है, और यह कटार क्या है, बकरी को पीस पीस करके छोटा छोटा जो है कुटिया में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, काट देता है। तो यह जो बकरी को क्या मान लीजिए एलसीएम, बकरी क्या हो गया एलसीएम, और यह काटने वाला है तो क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो इसको यह क्या करेगा, बारीकी से काटेगा। तो इन सभी संख्याओं में ऐसा संख्या चूज करना है जो सबसे कट जाए, तो वह क्या हो जाएगा एलसीएम, और जो सबको काट दे ऐसा संख्या चूज कीजिएगा, वह क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ 5 जो है सबको काट दे रहा है, तो एचसीएफ तो फिक्स है कि क्या हो जाएगा 5 जो है आपको 5 को भी काट दे रहा है, 15 को भी काट दे रहा है, 20 को भी काट दे रहा है, ठीक है। लेकिन एलसीएम जो है सबसे कट रहा है, जैसे 5 सबसे नहीं कटेगा, 15 20 से नहीं कटेगा, 20 15 से नहीं कटेगा। तो इसका जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका फैक्टर हम तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो 5 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कोई टूटेगा ही नहीं, 1 गुने 5 हो जाएगा। इसका तो चलिए ख़त्म हो गया। इसको अगर तोड़ेंगे तो 1 गुने क्या होगा 5, 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने क्या हो जाएगा 5। ये आसान विधि हम आपको बता रहे हैं।
और 20 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो ऐसा नहीं टूटेगा, ऐसे तोड़ेंगे तो नहीं होगा। तो देखिए 20 को हम ऐसे तोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं, 2 पंचे 10, तो 2 गुने 4 है ना, तो ऐसा तोड़ेंगे, ठीक है, ताकि दोनों में हमको काम आ जाए। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 और गुने 5 हो जाएगा। तो एलसीएम मतलब सभी का कॉमन फैक्टर इसमें आ जाना चाहिए, सभी आ जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला तो ये देखिए कि इसमें 5 है, तो इसमें भी 5 है, तो इसमें भी 5 है, तो एक तो गुणनफल इसका 5 ले लेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 भी आ जाएगा। इसमें 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 बार 2 आ जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। तो एलसीएम जो है आपका कितना हो जाएगा, 60। और एलसीएम और एचसीएफ लिख दिए। अब देखिए इसको जब आप कर लीजिएगा तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन सबसे बड़ा जो सब में कॉमन हो, सबसे बड़ा जो सब में हो। तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो 5 एचसीएफ निकल गया। तो अब इसका अनुपातिक राशि आपसे पूछ रहा है, तो देखिए काट दीजिए, 12 पंचे 60 1, तो आपका अनुपात कितना हो गया, 12 अनुपात जो है 1। यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नोट कीजिए। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो आपसे पूछ क्या रहा है, अपरिमेय नहीं होना चाहिए, कौन नहीं है अपरिमेय, इसका मतलब वह क्या होगा, परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है। कह रहा है निम्न में अपरिमेय कौन सा नहीं है, तो सब दिया हुआ है ना। अपरिमेय तो उसमें से आपसे पूछ क्या रहा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है। कैसा संख्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय नहीं है, तो जो अपरिमेय नहीं होगा वह कैसा होगा, परिमेय होगा, यही ना। तो ये चीज भी समझने की आवश्यकता है। चलिए ऑप्शन में से हम लोग बनाएंगे। तो पहला नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर। तो हम आपको बताए थे कि रूट के अंदर में अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो वह कैसा होगा, परिमेय संख्या, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ हम लिख दे रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इतना ठीक है। तो देखिए 10 कहीं पे आ रहा है नहीं, तो यह तो कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, रूट के अंदर में 10 अपरिमेय संख्या है, हमसे परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो यह तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी बोलिए क्या दिया हुआ है रूट के अंदर में, 24। तो 24 जो है, देखिए 25 से पहले 24 होता, तो 24 है रूट के अंदर में, इसमें है पूर्ण वर्ग संख्या के लिस्ट में नहीं है, तो यह भी एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सी नंबर ऑप्शन बोलिए कितना, 35। तो देखिए अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, जो कि 25 और 36 के बीच में 35 आ रहा है नहीं, इसका मतलब यह भी अपरिमेय संख्या है ना। तो आपसे पूछ तो रहा है परिमेय संख्या, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल होगा। क्या है रूट के अंदर में, तो 121 जो है
आप यहाँ पे देखेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 121 होता है। तो 121 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। 11 के बट्टा में कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 है, तो इसको हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर आपका 0 नहीं है, क्या है 1 है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। अपरिमेय नहीं है तो वह कैसा होगा परिमेय संख्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है। 55 में कह रहा है दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है। तो देखिए दो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, एक को कह रहा है a है और दूसरा क्या हो जाएगा 18, जिसका लसा 36 दिया हुआ है और मसा 2 दिया हुआ है, तो a का मान है ना। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दे दिया है। इस क्वेश्चन को पीछे भी आप किए हैं। दो संख्याओं का आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे HCF, इसको कह सकते हैं। ऐसा सूत्र आप बना करके तैयार कर दीजिएगा, जिसमें देखिए ए संख्या आपको पता नहीं है ना, और बी संख्या कितना है 18 और एलसीएम कितना दिया हुआ है एलसीएम आपका दिया हुआ है 36 और HCF आपका कितना दिया हुआ है 2। अब इसको हल कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। आपसे ए का मान पूछ रहा है तो 36 गुणे 2 और बट्टा में क्या कर देंगे 18। 18 से 36 कट जाएगा, कितना मरतब में 2 मरतब में, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। तो किस ऑप्शन में आपका 4 दिया हुआ है सी ऑप्शन में आपका 4 दिया हुआ है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, है ना। यह VVI इसको मानिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही मैथिक में, है ना। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। P और Q कैसा संख्या दिया हुआ है अभाज्य संख्या, जो अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं कटने वाला संख्या दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। तो उसका जो है आपसे पूछ रहा है क्या होगा, उस संख्या का क्या पूछ रहा है मौसा पूछ रहा है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि अगर अभाज्य संख्याओं का आपसे जो है मौसा पूछे, है ना, तो देखिए अगर आपसे अभाज्य संख्या नहीं दिया रहे, है ना, और उसका आपसे मौसा पूछे तो यह रट जाइए, उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, इसको रट लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक ही एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या को क्या हो जाएगा काट देगा। और आपसे अभाज्य संख्या कह रहा है, दो अभाज्य P और Q कैसा संख्या है अभाज्य संख्या। यह जो है अभाज्य संख्या दिया हुआ है, कैसा संख्या दिया हुआ है अभाज्य संख्या। और आप जानते हैं अभाज्य संख्या जो है एक और खुद से कटता है, किससे कटता है एक और खुद से कटता है। तो कोई भी अभाज्य संख्या दिया होगा तो अपने आप के अलावा किसी और से कटेगा नहीं, और कटेगा तो केवल एक से कटेगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा उसका HCF एक न होगा और कोई दूसरा संख्या नहीं होगा। तो याद ही कर लीजिए, ठीक है। दूसरा यहीं पर एक प्रश्न पूछ देता है, आपसे पूछ देगा सार उभयनिष्ठ, सार उभयनिष्ठ। अगर आपसे सार उभयनिष्ठ अगर पूछ देगा, कहेगा कि सार उभयनिष्ठ क्या होगा, तो सार उभयनिष्ठ क्या होगा, तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। यह दोनों क्वेश्चन यह नहीं तो यह पूछेगा। अगर आपसे पूछ देगा कि सार उभयनिष्ठ कौन होगा तब भी 1, है ना। दो अभाज्य संख्याओं का HCF भी 1।
चलिए, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो नोट कर लीजिए, डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो यह तो आपको पहले से भी याद होगा, सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो आंसर किस में है ऑप्शन में? 8 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सी नंबर ऑप्शन में आपका 8 दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो आपको बोले थे, लिस्ट आपको बोले थे याद करने के लिए, 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उसको आपको याद करने के लिए बोले थे, लेकिन नहीं याद किए हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है सबको आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन ए में जो आपका दिया हुआ है कितना? ए में दिया हुआ है 29। तो 29 ही एक ऐसा संख्या है जो या तो 1 से कटेगा या खुद 29 से कटेगा, तो आंसर तो यही हो जाएगा पहला ही। तो दूसरा चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे चेक करेंगे तो 25 जो आपका दिया हुआ है, यह भी यहाँ पे देखिए 25 बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 25 कैसे 5 से कट ही रहा है, 1 के अलावा और खुद के अलावा कट रहा है, तो इसके बारे में मत सोचिए। सी में देखिए 16 4 से कट रहा है ना, 4 से कटेगा ना, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। डी में देखिए 15 दिया हुआ है, 3 से कट रहा है, तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 29, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे दिया हुआ है 3.27 के ऊपर क्या दिया हुआ है? रेक्रिक दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। तो यह पूछ रहा है कि यह कैसा संख्या है ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। जितना संख्या के ऊपर बार दिया हुआ रहता है ना, उतने संख्या को जो है नीचे हम क्या करते हैं? 9 लिखते हैं। तो 2 संख्या पे दिया हुआ है तो 2 को 9 लिख दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और जितना संख्या पे बार नहीं दिया रहता है उतना 0 भी लिखते हैं। तो देखिए एक संख्या पे बार नहीं दिया हुआ है तो 1 0 नीचे पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और जिस संख्या पे आपका बार नहीं दिया हुआ है वह संख्या माइनस भी होगा। तो कौन सी संख्या पे बार नहीं दिया हुआ है? 3 पे बार नहीं दिया हुआ है, तो यह आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए 303 जब घटाएंगे 7 में से तो कितना हो जाएगा? 324, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 990, है ना। अब इस संख्या को आप काट दीजिए। तो काटेंगे तो 3 इकाई 3, है ना, 0, 3 अठे 24, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 0, फिर 3 तिहाई 9 और 3 छक 18 कटेगा ना, 3 तिहाई 9 और 3 छक 18, फिर 11 से 0 कटेगा। अब यह कट रहा है 36 और 110 किसी संख्या से कटता है? 2 से कट जाएगा नहीं, 36 और 110 2 से कटेगा, 2 इकाई 2, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 18 बट्टा कितना आया? 55। तो यह एक कैसा संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो परिमेय संख्या आपका आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखें, करा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना। कह रहा है m, तो ए नंबर ऑप्शन को आपको दिखा रहे हैं चेक करके। सम संख्या का रूप है जो है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप पूछ रहा है। तो पूर्णांक कौन होता है? जो है पूर्णांक क्या होगा? एक, है ना, एक प्लस में जो घनात्मक पूर्णांक होता है और
ऋणात्मक पूर्णांक हो रहा है। तो इसमें तो नहीं बोला है घनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, लेकिन ऑप्शन से पता चल रहा है क्या होगा, घनात्मक। तो देखिए कोई पूर्णांक संख्या दिया हुआ m और +2 दिया है, अगर मान लिया जाए यहाँ हम विषम संख्या रखते हैं 3, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा 5। तो ये तो सम संख्या का रूप नहीं ना है, नहीं है, सम संख्या का रूप पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपसे क्या कह रहा है, 2m + 1 दिया हुआ है ना। तो 2m, तो 2 में 2 एक सम संख्या, उसमें किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सम संख्या। लेकिन सम संख्या में एक आप जोड़ेंगे तो वह संख्या कैसा हो जाएगा, विषम संख्या। तो यह भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सी में आपका दिया हुआ है 2m, तो 2 जो है सम संख्या है और यहाँ m के स्थान पे कोई भी पूर्णांक आप रखेंगे, 1 2 3 कुछ भी रखेंगे, तो वह जो संख्या प्राप्त होगा कैसा संख्या प्राप्त होगा, सम। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन को भी हम चेक करके दिखा ही दे रहे हैं। यहाँ देखिए 2m - 1, तो देखिए 2 और 2 सम संख्या है, उसमें किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वह संख्या प्राप्त होगा सम संख्या। लेकिन सम संख्या में एक जब आप माइनस कर देंगे तो वह हो जाएगा आपका विषम संख्या, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आज आपका